स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के जो न्यू चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ओथ प्रोसेस को कैरी आउट किया गया। हमारी यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको जानकारी होना चाहिए ओथ प्रोसेस के बारे में कि चीफ मिनिस्टर का जो ओथ है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को किसके द्वारा कैरी आउट है वो किया जाता है। तो आप देखिए कि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट हुआ करते हैं उनके द्वारा सीएम का जो ओथ प्रोसेस है उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे चीफ मिनिस्टर पोस्ट के बारे में मेंशन है, तो आर्टिकल 164 है वो मेंशन करता है कि स्टेट के अंदर में जो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। अपॉइंटेड बाय द गवर्नर का मीनिंग ये नहीं है कि गवर्नर उनको जब चाहे रिमूव है वो कर सकते हैं। आप देखिए कि जब तक उनके पास में लेजिस्लेटिव असेंबली का जो फ्लोर है वहाँ पे मेजोरिटी के नंबर्स हैं, जो एग्जैक्ट नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, तो जब तक उनको रिमूव है वो नहीं किया जा सकता, या लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिजोल्व हुआ हो तो उस समय उनका जो रिमूवल है वो पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स, ओथ प्रोसेस के बारे में हमने मेंशन किया। तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 3 है उसके अंदर में कुछ ओथ प्रोसेस है उनके बारे में मेंशन है। तो क्या चीफ मिनिस्टर का जो ओथ है उसके बारे में शेड्यूल 3 के अंदर में बताया गया है। काफ़ी बार हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी रीड करते हैं, तो क्या पीएम का जो ओथ है उसके बारे में भी मेंशन है क्या शेड्यूल 3 के अंदर में। तो आप देखिए कि शेड्यूल 3 के अंदर में जो यूनियन मिनिस्टर्स हुआ करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, और जो स्टेट के जो मिनिस्टर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, उनके बारे में मेंशन है वो किया गया है। वहाँ पे एग्जैक्ट चीफ मिनिस्टर का जो ओथ है, प्राइम मिनिस्टर का जो ओथ है उसके बारे में नहीं मेंशन किया गया। नेक्स्ट आप देखिए कि जो तमिलनाडु के न्यू सीएम हैं उन्होंने अपना जो फर्स्ट मीटिंग है उसके अंदर में कुछ डिसीजंस वो लिए हैं जो उनके इलेक्शन कैंपेन का पार्ट था। तो क्या स्टूडेंट्स, इलेक्शन कैंपेन के अंदर में जो पॉलिटिकल पार्टी हैं अपने मैनिफेस्टो के अंदर में कुछ प्रॉमिस किया करते हैं कि उनका गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी है उसको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, वुमेन्स को सेफ्टी है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्या इस तरीके से इलेक्शन कैंपेन में प्रॉमिस को करना एक करप्ट प्रैक्टिस के पार्ट के रूप से हम इसको इंक्लूड करेंगे क्या। आप देखिए कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 123 है वो मेंशन करता है यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिस के बारे में कि इलेक्शन के कैंपेन के दौरान में या प्रोसेस के दौरान में फ्री एंड फेयर का जो मैनर है उसको वायलेट है वो नहीं किया जाए इन प्रैक्टिस के द्वारा, और जो प्रैक्टिस उसको वायलेट करते हैं फ्री फेयर के मैनर को, वो बेसिकली आप देखिए कि करप्ट के रूप से काउंट है वो हुआ करते हैं। तो यहाँ पे मैनिफेस्टो के अंदर में जो प्रॉमिस करना है वो इस तरीके से करप्ट प्रैक्टिस है उसका पार्ट नहीं है, क्योंकि मैनिफेस्टो हर एक पार्टी को आप देखिए कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करता है। वो प्रॉमिस कर सकते हैं कि उनका गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, तो इस तरीके से वो कुछ डिसीजंस हैं वो यहाँ पे लेंगे। स्टूडेंट, सीएम का जो ओथ हुआ है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कितने पर्सन हैं जिनको एज ए मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट है वो किया जा सकता है। तो आप देखिए कि जो मैक्सिमम नंबर्स हैं उनके ऊपर में एक लिमिटेशन है वो लगाया गया है 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कितना लिमिटेशन लगाया गया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके स्ट्रेंथ का जो 15% लोग हैं, 15% जो टोटल मेंबरशिप है उसके, इतने ही लोगों को एज ए मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट वो किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ बेसिक्स है उनके बारे में रीड किया, अपॉइंटमेंट के बारे में, शेड्यूल 3 के बारे में रीड किया। शेड्यूल 3 से रिलेटेड एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए, कोई पर्सन है जो एमएलए के रिगार्डिंग में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, सपोज कीजिए कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सपोज कीजिए कि चेन्नई का ही कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो यहाँ पे जो भी पर्सन इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे, चाहे वो कोई इंडिपेंडेंट पर्सन हो, चाहे कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी से हो जो आप देखिए कि स्टेट के अंदर ही हुआ करती हो, वहीं पे ही उनका प्रेजेंस हो, या कोई नेशनल पार्टी है उससे बिलोंग करने वाला पर्सन हो, तो जो भी पर्सन वहाँ पे इलेक्शन को कंटेस्ट करेगा उन सभी को एक ओथ प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है। किसके सामने ओथ लिया करते हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं जहाँ पे अपना नॉमिनेशन प्रोसेस को वो सबमिट करते हैं। तो आप देखिए कि उनका जो ओथ है उसके बारे में भी शेड्यूल 3 के अंदर में मेंशन है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, आसाम के वहाँ पे भी इलेक्शन हुए थे, और आप देखिए कि आसाम के जो जो अर्लियर सीएम हैं उन्हीं को उनकी पार्टी के द्वारा न्यू सीएम के रूप से चूज है वो किया गया है। आसाम से रिलेटेड या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बैकग्राउंड के अंदर में कहीं ना कहीं आसाम के साथ में जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है,
उनसे आप देखिए कि काफ़ी बार इंटरव्यू के अंदर में उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है यूपीएससी इंटरव्यू के अंदर में, कि आसाम का जो कैपिटल है वो कौन सा है। तो आप देखिए कि आप पॉपुलर जो सिटी है उसको रीड करते हो, वो तो यहाँ पे गुवाहाटी है, बट जो कैपिटल, जो एग्जैक्ट कैपिटल है वो दिसपुर का एरिया है। गुवाहाटी के अंदर ही एक एरिया है दिसपुर का एरिया, वो बेसिकली आप उसका एग्जैक्ट कैपिटल है वो एग्जिस्ट करता है। आसाम के अंदर में आप देखिए कि जो कामाख्या माता हैं वो भी काफ़ी फेमस हैं, उनके बारे में भी काफ़ी बार हम आर्ट एंड कल्चर के अंदर में रीड हैं वो किया करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो मेंशन किया गया वो प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर ने आप देखिए कि कुछ यहाँ पे जो कंसर्न्स हैं उनको रेज किया है कि प्रेजेंट समय में वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है वो कैसे हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको इम्पैक्ट कर सकता है। उसके लिए जो कॉमन सिविलियन पर्सन है उनको कुछ यहाँ पे डिसीजंस वो लेने चाहिए कि जो जो ट्रांसपोर्ट जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं उनके अंदर में ट्रैवल को कैरी आउट करें। स्पेशली मेट्रो सिटीज़ के अंदर में आप देखिए कि डेट जो मेट्रो है, मेट्रो का जो प्रेजेंस है मैक्सिमम हमारे सिटीज़ के अंदर में, उसका यूज है वो किया जाए। कार के अंदर में कार पुलिंग है वो कर सकते हैं। कार पुलिंग के अलावा फ़ॉरेन का जो ट्रैवल है उसको भी अवॉइड करने के लिए कहा गया। गोल्ड का जो परचेज है उसको भी यहाँ पे अवॉइड करने के लिए कहा गया। और फार्मर्स का जो फर्टिलाइज़र का जो इशू है, क्योंकि वहाँ से ऑयल एंड गैस का सप्लाई नहीं हुआ है वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट की वजह से, तो उसके बारे में भी कहा कि हमारा जो कंट्री है वो केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को आप देखिए कि प्रैक्टिस करता है, कम से कम फर्टिलाइज़र है उसका यहाँ पे यूज किया जाए। तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी का जो समय है, अभी तक वेस्ट एशिया का क्राइसिस कंटिन्यूस है। यूएस एंड ईरान के बिटवीन में आप देखिए कि अभी तक कंप्लीट नेगोशिएशन है वो नहीं हुआ है, तो वहाँ से आने वाला ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है वो भी इम्पैक्ट हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे अवध के वहाँ जो कुछ आर्किटेक्चर्स हैं, कुछ यहाँ पे मोन्यूमेंट्स हैं, उनकी डैमेज के बारे में, उनका वहाँ पे जो आप देखिए कि काफ़ी बार समय के साथ में कुछ हमारे यहाँ पे हेरिटेज के जो थिंग्स हुआ करते हैं वो आप देखिए कि समय के साथ में उनका जब देख रखाव ना किया जाए, केयर ना किया जाए, तो उसका इस तरीके से एनक्रोचमेंट या क्रम्बलिंग सिचुएशन के अंदर में आपको मिलेंगी। अब एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पे कौन सा साइट है उसमें डैमेज हुआ? यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हमारे यहाँ पे जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से ऐसे लीगल लॉज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे 2018 का जो मेंस का पेपर था उसमें आप देखिए कि जीएस पेपर 1 के अंदर में ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो आप ऐसा आंसर, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, सपोज कीजिए 150 मार्क्स का ही है, 150 वर्ड्स के अंदर में ही आपको लिखना है, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स अब आप इसको इंक्लूड कर सकते हो? हमारे यहाँ पे जो 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 डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो भी हेरिटेज की कंजर्वेशन को प्रमोट किया करते हैं, वहाँ पे भी बताया गया है। नेशनल मोन्यूमेंट के जो भी थिंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट वो किया जाए। सेकंड, आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो 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 एग्जैक्ट इंस्टीट्यूशन है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कॉलोनियल एरा से ही एग्जिस्ट करता है। अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के जो पर्सन हैं जो कि 1861 के समय इसको सेटअप है वो किए थे। फिर इंडिपेंडेंस के बाद में एंशियंट साइट आर्कोलॉजी सॉरी एंशियंट मोन्यूमेंट आर्कोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट है 1958 का, उसके थ्रू यहाँ पे हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन का स्टेटस दिया गया है। इसका जो सेक्शन 4 है वो उनके प्रोटेक्टेड स्टेटस के बारे में मेंशन है वो करता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे लॉज हैं वो भी एग्जिस्ट किया करते हैं, इंस्टीट्यूशन है वो भी एग्जिस्ट करते हैं हेरिटेज जो मोन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स लखनऊ के भी कुछ मोन्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप देखिए कि जो इमाम बाड़ा है, जो छोटा इमाम बाड़ा है, बड़ा इमाम बाड़ा है, उनके बारे में मेंशन है। अवध के जो किंग हुआ करते थे उनके द्वारा, जो आप देखिए कि इस्लामिक जो फॉलोवर्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट सेक्रेड प्लेस है, मक्का और मदीना का एरिया है, तो उसी से इंस्पायर होते हुए उनके द्वारा जो इमाम बाराज है उनको जो डेवलप है वो किया गया था बेसिकली लखनऊ के वहाँ पे। और यूपीएससी ने 2017 या 18 का प्रीलिम्स का पेपर था, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था रूमी दरवाज़ा के बारे में, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा के बारे में, कि इसके कंस्ट्रक्शन के अंदर में क्या यूज किया गया है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में एक स्टेटमेंट था, अदर स्टेटमेंट वहाँ पे उसका किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया। इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, कोई भी मोन्यूमेंट है वो अगर न्यूज़ के अंदर में है तो समय के साथ में कुछ हेरिटेज साइट्स हैं जो डैमेज होते हैं उसका यहाँ पे मेंशन किया गया। लखनऊ को जब हम रीड करते हैं तो कौन सा रिवर है वो वहाँ पे सिचुएटेड है, तो गोमती नाम का जो नदी है वो उसके ऊपर में लखनऊ है वो सिचुएटेड है। काफ़ी बार यूपीएससी कुछ सिटीज़ के नाम मेंशन करेगा, प्रेजेंट सिटीज़ तो नहीं करता है, जो मॉडर्न सिटी हैं
कुछ एंशिएंट सिटी अगर न्यूज़ में रही हैं, जैसे कि सपोज कीजिए हम्पी नाम का सिटी है, वो अगर न्यूज़ के अंदर में है, विजयनगर के लिए इंपॉर्टेंट है हम्पी। कौन सा रिवर के बैंक के ऊपर में है? तुंगभद्रा नाम का जो नदी है उसके ऊपर में ये सिचुएटेड है। तो ऐसे मैच द कॉलम के अंदर में भी काफ़ी बार क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं आपसे, ज्योग्राफिकल का आपका बेसिक है उसको जानने के लिए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स प्री मानसून का जो क्लाउड्स है उनको यहाँ पे बताया गया है कि केरल के कोस्ट के ऊपर में कैसे प्री मानसून क्लाउड्स हैं, और हो सकता है कि वहाँ पे बारिश हो, हीट से कुछ वहाँ पे रिलीफ है वो मिले। आप देखिए कि ऐसे ही जो जो प्री मानसून के जो बारिश है वो हमारे कंट्री के अंदर में अलग अलग पार्ट में होती है। जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जब बारिश होता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जब विंटर के समय में, तो उसको मावट के नाम से जानते हैं। वैसे ही आप देखिए कि जो 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 ये बारिश होता है प्री मानसून का, इस समर का जो अराइवल समय है इस दौरान के अंदर में, तो उस दौरान में आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में इसको काल बैसाख के नाम से जानते हैं कि बैसाख के अंदर में जो बारिश होता है उसको काल बैसाख, बैसाख का एक मंथ आया करता है, तो काल बैसाख के रूप से उसको कंसिडर करते हैं, जो कि मैंगो जो क्रॉप है, मैंगो क्रॉप की राइपनिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करता है। आंध्र प्रदेश के बारे में मेंशन है कि आंध्र प्रदेश के वहाँ पे जो प्रोडक्ट परफेक्शन कुछ क्लस्टर्स हैं उनको डेवलप करने के लिए कहा गया। एक अमरावती के वहाँ पे, विजयवाड़ा का जो एरिया है वहाँ पे, तो इनको डेवलप है वो किया जाएगा, जिसके अंदर में जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे, जिसमें अराकू वैली का आप देखिए कि कॉफ़ी है उसको प्रमोट किया जाएगा। और भी काफ़ी सारे उनके जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल फॉर वोकल को हमारे प्राइम मिनिस्टर भी प्रमोट करते हैं, तो उसी को बेसिकली ये बताता है। गवर्नर के रोल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं कल संडे के न्यूज़पेपर के अंदर में इसके बारे में मेंशन था कि आर्टिकल 164 है वो बताता है कि गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनका भी जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, बट वो जो मिनिस्टर हैं उनको रिकमेंड किया जाए यहाँ पे जेट सीएम के द्वारा। तो गवर्नर जो हैं वो सीएम का अपॉइंट करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंट है वो करेंगे, बट सीएमओ का जो पर्सन है उसको रिकमेंड किया जाए चीफ मिनिस्टर के द्वारा। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ पे पोजीशन है उसको बताया गया है। बट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्या हमारे यहाँ पे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो नहीं मिलते हैं, तो उस समय बेसिकली क्या कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में मेंशन है, तो गवर्नर का जो डिस्क्रिशन है उसके बारे में बताया गया है कि गवर्नर का जो डिस्क्रिशन है उसके ऊपर में वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन में जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मैंडेट है वो नहीं है। काफ़ी बार जो गवर्नर्स हैं वो प्री पोल का जो यहाँ पे अलाइंस है उसको फॉलो करते हैं, प्री पोल में जो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अलाइंस किया गया। लेटर फेज के अंदर में आप देखिए कि वो पोस्ट पोल का जो अलाइंस है उसको भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, लार्जेस्ट जो पार्टी है उसको भी इनवाइट किया जा सकता है, और कुछ एग्जैक्ट नंबर्स का उनके पास में समय होता है जब वो अपना मेजोरिटी है उसको फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर भी प्रूव करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स गवर्नर के ही रोल के बारे में, तमिलनाडु का जो फॉर्मर गवर्नमेंट था उन्होंने एक कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। कमेटी जो था वो जस्टिस कुरियन जोसेफ का लीडरशिप में बनता है। उसके अंदर उसने मेंशन किया था कि हमारी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नर का पोस्ट ओवर द ईयर्स जो कंट्रोवर्सी इसके रिगार्डिंग में क्रिएट हुए हैं, तो कुछ एक स्पेसिफिक शेड्यूल को निकालना चाहिए जिसमें बताया जाए कि गवर्नर इन वर्क को कैरी आउट करेगा, इस डोमेन के अंदर में वो वर्क है उसको कैरी आउट करेगा। तो ये अर्लियर गवर्नमेंट का एक कमेटी था तमिलनाडु के, वहाँ पे जो अर्लियर गवर्नमेंट है जस्टिस जो कुरियन जोसेफ है उनका लीडरशिप के अंदर में गवर्नर रोल के बारे में। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ये जो कन्वेंशन है कि लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट किया जाएगा, इसके बारे में कहाँ पे मेंशन किया गया है? सरकारिया कमीशन है, पुंछी कमीशन है जो सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बने हैं, उन्होंने मेंशन किया था कि गवर्नर को ऐसे सिचुएशन में किस तरीके से अपना डिसीजन है उसको लेना चाहिए। फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो एडिटोरियल्स के अंदर में हेल्थ पर्सपेक्टिव से बताया गया है, हेल्थ की कॉस्ट है वो कैसे इम्पैक्ट करता है, स्पेशली हमारे जो लेबर वर्कर्स हैं उनको यहाँ पे बताया गया। लेबर के अंदर में आप देखिए कि ई श्रम पोर्टल है जो एग्जिस्ट करता है, और हमारे कंट्री के अंदर में 91 करोड़ के आसपास जो पर्सन है जो कि लेबरर के रूप से हैं, उनमें से ओनली 31 करोड़ के जो लेबरर पर्सन हैं जिन्हीं को ई श्रम पोर्टल के ऊपर में रजिस्ट्रेशन है वो हुआ है। तो कम्प्लीटली जो जो सेक्टर है, लेबर सेक्टर है, उसको यहाँ पे इसमें रेगुलेट में लाया जाए, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, अनरिकॉग्नाइज सेक्टर हो, उन सभी को इसके कंट्रोल में लाया जाए, लोगों को हेल्थ का जो बेनिफिट है वो मिल सके। अभी ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इस वजह से था कि 40+ के जो जो यहाँ पे वर्कर हैं उनको फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप है वो दिया जाएगा। ये लेबर मिनिस्ट्री ने अपने नए जो लेबर कोड्स हैं उसमें मेंशन किया।
जो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस जो कंपनी होती है वो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगा अगर किसी तरीके से हेल्थ का कुछ डिटेक्ट होता है। तो ईएसआईसी से रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं वो वहाँ पे ट्रीटमेंट है उसको कैरी आउट करेंगे। कंसर्न यही है कि सभी सेक्टर्स को इसमें इंक्लूड है वो किया जाए। रिसेंटली आप देखिए कि साउथ कोरिया के जो जो पॉलिटिकल हेड हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए थे। तो इंडिया और साउथ कोरिया के जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो कैसे इनोवेट हुए हैं ओवर द ईयर्स। तो स्टूडेंट्स 1973 के समय हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस वो एग्जिस्ट करते हैं। बट पिछले कुछ समय से इंडिया और साउथ कोरिया ने, आप देखिए कि साउथ कोरिया जो कि एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंट्री है, तो साउथ कोरिया के साथ में डिफेंस इनोवेशन के जो टाइज है वो कैरी आउट किए हैं, जैसे हमारे यूएस के साथ में हैं, जैसे फ्रांस के साथ में हैं। और उसी तरीके से हमने साउथ कोरिया के साथ में भी डिफेंस का जो एसिलरेशन जो प्रोग्राम है उसको सेटअप किया है। तो कोरिया इंडिया डिफेंस एसिलरेशन जो प्रोग्राम है वो आपको देखने के लिए मिलता है। के नाइन जो टैंक्स हैं उनका डेवलपमेंट है वो यहाँ पे एक इनिशिएटिव है बिटवीन द इंडिया और साउथ कोरिया के डिफेंस सेक्टर में। और इसको बेटर वे में यूटिलाइज किया जाए, जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है डिफेंस के अंदर में, उसमें भी हम इसको यूज है वो कर सकें। पेपर लीक का जो इशू है, फेक डिग्रीज का जो इश्यूज हैं, रिक्रूटमेंट के अंदर में फ्रॉड हैं, काफ़ी बार एजुकेशन सेक्टर में जो स्कॉलरशिप है उसमें भी आप देखिए कि फ्रॉड है। इन सभी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो यहाँ पे एग्जामिन करेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि 1957 के समय में क्रिएट किया गया था। पहले इसको एनफोर्समेंट यूनिट बोलते थे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आया करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आया करता है। तो ये ईडी के बारे में है। फिर आप देखिए कि जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो कैसे इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में इम्पोर्टेंट है। तो इंडियन ओशियन रीजन के बारे में, उसके मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में बताया गया। हमारे एक बार जो अफ्रीकन जो लीडर हैं नेल्सन मंडेला, वो इंडिया के विजिट के लिए आए थे और उन्होंने इंडिया अफ्रीका का जो एक कनेक्टिविटी है इंडियन ओशियन रीजन के साथ में, उसके बारे में मेंशन किया कि इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ में इस जो इंडियन ओशियन रीजन को एक कॉमन हेरिटेज, कॉमन जो कनेक्टिविटी का पार्ट मानते हुए एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन है उसको इंक्रीज करें। तो आप देखिए कि 1997 के समय में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है उसको सेटअप किया गया। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन जिसमें 23 मेंबर कंट्रीज हैं। प्रेजेंट समय में 23 इसके मेंबर्स हुआ करते हैं। मेंबर्स के बारे में आप रीड करोगे तो ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर है। फ्रांस भी आप देखिए कि इसका मेंबर है, क्योंकि कुछ आइलैंड्स हैं इंडियन ओशियन रीजन में जो फ्रांस के डोमेन में आया करते हैं। और अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो भी इसका पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में ईरान इसका पार्ट है क्या? ईरान इसका पार्ट नहीं है। पाकिस्तान है क्या इसका पार्ट? पाकिस्तान भी इसका पार्ट नहीं है। और क्या म्यांमार इसका पार्ट है? म्यांमार जो कि हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में है, म्यांमार भी इसका पार्ट है, वो नहीं है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये 3 कंट्रीज हैं वो इसके पार्ट नहीं है, जो न्यूज़ में भी होते हैं और पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से आपको पता भी होना चाहिए। अभी इसका जो मीटिंग है वो इंडिया के अंदर में ऑर्गेनाइज होगा। इसके इम्पोर्टेंस को बताया गया है। महासागर इनिशिएटिव के बारे में है, जो हमारा इंडियन हेरिटेज के ही, जो इंडियन ओशियन रीजन के ही रिगार्डिंग में है। म्यूचुअल होलिस्टिक एंड सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के रिगार्डिंग में महासागर इनिशिएटिव। इंडियन ओशियन रीजन में हमारा इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है वो भी सेटअप हुआ है। तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, अभी रिसेंटली ईरान ने जब अटैक किए थे, यूएस का जो बेसेज हैं डियागो गर्सिया नाम का जो जगह है वहाँ पे सिचुएटेड है। जो कि आप देखिए कि जो डियागो गर्सिया है वो कि चागोज आइलैंड का पार्ट है वो हुआ करता है, मॉरिशस के अंडर में आया करता है। तो वहाँ पे बेसिकली अटैक्स किए गए थे, तो उसके बारे में भी डिस्कशन है वो किया जाएगा इसके मीटिंग के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, इजराइल के द्वारा जो एक्टिविस्ट आए थे एड को लेके गाजा स्ट्रिप के रिगार्डिंग में, जो कि इटली फ्रांस एंड स्पेन के द्वारा सेंड किया गया था, अब उनको डिपोर्ट है वो किया गया है। यूके के प्राइम मिनिस्टर का जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, आप देखिए कि वहाँ पे एक रीजन है, रीजन जो है इटूरी प्रोविंस उसको बोलते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोंगो के अंदर में है। वहाँ पे काफ़ी सारे रेबल ग्रुप्स हैं जो कन्फ्लिक्ट करते हैं। M23 भी एक रेबल ग्रुप है और भी काफ़ी सारे रेबल ग्रुप हैं, 3-4 हैं वहाँ पे। और उनका अल्टीमेट एम यही है कि मिनरल रिच रीजन के अंदर में अपना गवर्नमेंट है उसको वो सेटअप कर सके। तो अभी वहाँ पे वायलेंस के बारे में बताया गया है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो मेंशन है फॉर्मर जो सीरियन जो लीडर हैं, सीरिया के जो लीडर होते थे, उनके जो एसोसिएट्स हैं उनके बारे में है, उनके ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट हुए हैं।
पाकिस्तान के अंदर में आप देखिए कि सुसाइड अटैक के बारे में है, यूएस एंड ईरान जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं, और यहाँ पे ईरान ने अपना रेस्पॉन्ड है वो किया है यूएस के जो एलिगेशंस थे ड्रोन अटैक के बारे में, उसको यहाँ पे रेस्पॉन्ड किया गया। और अभी आप देखिए कि हंता वायरस का आउटब्रेक हुआ था, हंता वायरस एक क्रूज के वहाँ पे जो पर्सनस हैं उनमें आप देखने के लिए मिला था। तो हंता वायरस के रिगार्डिंग में जो लोग जहाँ पे ये क्रूज के अंदर में मिला है उनको कैनरी आइलैंड है। कैनरी आइलैंड कहाँ है? अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट के अंदर में है। अफ्रीका का आप देखिए कि जो मोरक्को का जो रीजन है, जो वेस्ट सहारा का जो कंट्री है, उसके वेस्टर्न पार्ट के अंदर में ये आइलैंड कंट्रीज हैं, ये आइलैंड कंट्रीज हैं कैनरी, जो कि स्पेन के अंडर में आया करता है। वहाँ पे इन लोगों को ले जाया गया है, इवैक्यूएट है वो किया गया है उस क्रूज को, जहाँ पे लोगों में हंता वायरस का जो जो डिटेक्ट है वो हुआ था। रोडेंट्स के अंदर में रोडेंट्स का जो फ्लूइड है, चाहे यूरिन हो, उनका सेलिवा हो, उससे कांटेक्ट में कोई पर्सन आता है तो उसमें ये डिटेक्ट हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन भी इसके एक जो वेरिएंट है उसके स्प्रेड के बारे में बताया गया। क्या कोई एग्जैक्ट यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है? तो अभी एग्जैक्ट जो ट्रीटमेंट है वो नहीं अवेलेबल है हंता वायरस का। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।